धन्यवाद जैनेन्द्र जी। मैं ब्रजेश सिंह इस ऋषि वैदिक अनुसंधान योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की तरफ से आप सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। विशेषकर मुख्य अतिथि अमित गुप्ता जी का, जो कि सहायक निदेशक भारत पर्यटन वाराणसी हैं, प्रोफेसर अनुराधा बनर्जी जी का, अश्विनी कुमार जी का, अपर्णा पांडे जी का, ATGA के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह जी एवं महामंत्री दिलीप पांडे जी का, TGFI के अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार जी का, TGA के, डॉक्टर अजय सिंह जी का, TGFI के पूर्व अध्यक्ष जी, मेजर सर का, और साथ में इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे गार्जियन सदृश से और बहुत अशोक मिशन संस्थान के और आप लोगों के से जुड़े हुए अति प्रिय अशोकानंद जी का। वस्तुतः इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार आप ही हैं और आपने एक ऐसा सहयोग उपस्थित किया जहां पर हम अपनी बातों को आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी बातों को भी हम सुनने का और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मैं शोभना मैम जी का भी हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। उन्होंने एक अच्छा बहुत जो पंचशील का वाचन किया, बहुत ही सराहनीय रहा। वस्तुतः मैं अपने मूल अधिक समय न लेते हुए मूल उस पर आते हैं कि ऋषि वैदिक अनुसंधान योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई और इससे किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति हम करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसके नाम से ही हम इसका वर्णन की शुरुआत करते हैं। ऋषि दो शब्द हैं इसमें, री और शिव। री जो भगवान कृष्ण को प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है, और शिव जैसा कि आपको पता है शिव। तो जो हमारी विचारधारा है, हमारी जो सनातन विचारधारा है, उसमें वस्तुतः शिव, शक्ति और वैष्णव तीन मूल संप्रदाय रहे। उसके बाद विकसित होकर के हम लोगों ने और चीज़ों को आगे बढ़ाया, तो हमारे पास बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तमाम और शाखाएं प्रशाखाएं आगे बढ़ी। तो हमारा जो संस्थान है वो उन तीनों सनातन परंपराओं की जो दिव्यता है, जो उनका मूल ज्ञान है, उसको लोकोपकारी कैसे बनाया जाए और कैसे उसे प्रयोग में लाया जाए, उस पर कार्य कर रहा है। वैदिक अनुसंधान का तात्पर्य वैदिक वाङ्मय में जो विज्ञान है। प्रायः हम लोग पिछले 1000-1500 सालों में हम लोगों ने वैदिक वाङ्मय पे कुछ काम किया, अलग अलग दृष्टिकोण से काम किया। उसका धार्मिक महत्व तो था, सामाजिक महत्व तो था, लेकिन उसमें जो वैज्ञानिक तत्व छिपे हुए थे, जो कि जीवन को और बेहतर बनाने में उपयोगी थे, उस पर काम उतना नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने, हमारी संस्था ने ये प्रयास किया कि उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करते हुए लोगों के बीच ले आए कि जो हमारे वैदिक वाङ्मय में ज्ञान है वो वस्तुतः केवल कपोल कल्पना, अर्ध सत्य या पराविद्या नहीं है। वह शुद्ध वैज्ञानिक चेतना से उत्पन्न ज्ञान है, जिसका उद्देश्य मानव मात्र के जीवन का कल्याण करना था। समय सापेक्ष, चूँकि हमारे यहाँ आपको पता है कि जब वैदिक हमारा साहित्य था तो वो लिखने में वो विश्वास नहीं करते थे। वो विश्वास करते थे गुरु शिष्य परंपरा में, और गुरु उसे कहता था और शिष्य उसको सुनता था। इसी नाते इसे श्रुति साहित्य भी कहा गया। ठीक है, तो चूंकि शिष्यों की एक परंपरा अविच्छिन्न रूप से नहीं विकसित हो पाई, तो कुछ समय वो ज्ञान हमारे समाज से लुप्त हो गया या कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया। तो हमारा इस संस्थान का प्रयास है कि हम उस ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से साबित करते हुए आम लोगों के बीच में लाएं, जिससे कि उस ज्ञान के प्रति आस्था बढ़े।
मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे हम षोडश संस्कार की बात करते हैं। षोडश संस्कार में आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, तो उन संस्कारों को अगर हम सही तरीके से जानें करें तो हमारे जीवन को बहुत उपयोगी बना सकती हैं। जैसे हमारे षोडश संस्कार में विवाह संस्कार, बाकी सब तो जानते हैं लोग, हम कुछ संस्कार जैसे पुंसवन है, गर्भाधान है, सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, ठीक है। ये 4-5 कर्म ऐसे हैं जिसके लिए हमारा ऋषि संस्थान बहुत कार्य कर रहा है, और बनारस के करीब 20 बड़े गायनोकोलॉजिस्ट के साथ हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं, और कि वो बच्चों में उसका कैसे प्रभाव पड़ रहा है कि किस समय गर्भाधान किया जाए जिससे कि जो बच्चे उत्पन्न हो वो संस्कारी हो, ठीक है, वो तेजवान हो, वीरवान हो, और उस सारी चीज़ों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे कुछ पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित भी होने वाले हैं। डेटा के साथ हम अपनी चीज़ों को रखेंगे। उसमें फिर हमारा अगला नाम में है योग। योग के बारे में कुछ भी कहना माने कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आप सभी योग से परिचित हैं। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, योग कोई व्यायाम नहीं है, योग कोई आधी अधूरी चीज़ नहीं है। योग आपको जैसे कहते हैं ना, बॉडी माइंड सोल, माने हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा। तो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों पे कार्य करता है, और अगर हम सही तरीके से योग करें तो मेरा ऐसा मानना है, और आप लोग ऐसा महसूस करेंगे कि हम ऊर्जावान 24 घंटे रह सकते हैं। हम अपने को सभी परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं। बुरी से बुरी स्थितियां हैं, अच्छी से अच्छी स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में हम मानसिक रूप से संतुलित रह सकते हैं अगर हम योग का नियमित रूप से पालन करते हैं। योग के बारे में आपको पता है, अष्टांग योग सब लोग परिचित हैं, उसके बारे में मैं क्या बताऊंगा। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ऋषियों ने हमारी हमारी निर्देशिका हैं डॉक्टर अपर्णा सिंह जी, तो उन्होंने अनंत सही योग आप लोगों को पता होगा कि भगवान, जैसे इस समय चातुर्मास चल रहा है तो कहा जाता है ना कि भगवान विष्णु सो गए हैं। पहले सुने होंगे कि एकादशी को भगवान विष्णु जी सो गए, अब चातुर्मास समाप्त होने के बाद विष्णु भगवान जगेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो जितने पवित्र कर्म होते हैं वो इस दौरान नहीं होते हैं, उनके जगने के बाद ही होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो जो सोना है वो वस्तु तो सोना नहीं है, वो हाइपर एक्टिव स्टेज है। जब व्यक्ति अपने सर्वोच्च अवस्था में रहे कि हम बाहर जगत में तो लगे कि हम सो रहे हैं, लेकिन अंतर जगत से हम ऊर्जा को संग्रहित करने और अपने मानसिक बल से उन सारे चीज़ों को करने में सक्षम रहें, उसके लिए वो अवस्था है अनंत सही योग की, जिस पे कि कभी फुर्सत में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत विषय नहीं है उस पर। मैं बस 2 लाइन में उसको कह रहा हूँ। तो योग पे जो भगवान शिव जो पतंजलि से शुरू होकर के आज माना जाता है, शिव आदि योगी थे, उन्होंने भगवान सूर्य को योग के विषय में बताया, सूर्य से कृष्ण को प्राप्त हुआ, कृष्ण से फिर पतंजलि, और फिर आगे बढ़ते हुए आज अष्टांग योग हमारे बीच में है। उसके 8 पक्ष आप लोग जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरल थेरेपी क्या है वो? हम लोग अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने बुजुर्गों से प्रायः सभी रोगों का कुछ घरेलू उपचार जानते हैं कि सर्दी हो गया तो क्या करना चाहिए, चेचक निकल गया यानी जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं तो क्या करना चाहिए, अगर किसी के पेट में दर्द है तो क्या करना चाहिए, फोड़ा है तो क्या करना चाहिए। इस तरह की तमाम चीज़ें हम लोग जानते हैं, सुन रखे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चिकित्सा भी है जिसको हम लोग सुन तो रखे हैं लेकिन प्रयोग में नहीं लाते, जैसे सुगंध चिकित्सा, ऑक्सीजन थेरेपी, संगीत चिकित्सा, मंत्र थेरेपी, धूम चिकित्सा, मसाज थेरेपी,
इस तरह की तमाम जो थेरेपीज़ हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा की श्रेणी में हैं और जिन्हें हम लोग रिसीव में देते हैं। और हमने देखा है कुछ चीज़ों का कि बहुत ही सकारात्मक परिणाम आता है। आप लोग जब फिर फुर्सत में हमारे साथ बैठेंगे तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाएंगे और जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको भी उसका अंतर पता चलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति में जो चीज़ें हैं हमारे पुरखे उसको जानते थे, उसको समझते थे और उसका प्रयोग करते थे। जैसे कि अभी जैसे ऑक्सीजन, जब हम लोग कोरोना में थे तो तमाम लोगों को कहा जाता था ना कि आपको स्टेरॉयड दिया जाता था या बहुत सी चीज़ें दी जाती थी। उसी में लोगों को कहा गया कि आप कपूर सूंघिए। बहुत लोगों ने सूंघा, लोगों को फायदा भी हुआ। ठीक है, वो एक प्राकृतिक चिकित्सा है, कपूर आसानी से मिल जाएगा, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए, सूंघिए। उसने क्या किया कि आपकी इनहेलिंग कैपेसिटी को, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। कुछ नहीं, उसका साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है। इसी तरह से कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोग जानते भी हैं तो उसकी बहुत चर्चा नहीं करेंगे। तो ऋषि वैदिक अनुसंधान योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का ये कार्य क्षेत्र है। लेकिन आपसे जुड़ने का एक बड़ा कारण है, आप लोग वो व्यक्ति हैं जिनकी आंखों से कोई पर्यटक वाराणसी और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखता है। आप आंखें हैं, आपकी वाणी है, जिससे कि आप बाहर से आने वाले व्यक्ति को सारनाथ हो या बनारस की अन्य चीज़ें हो, घाट हो, संग्रहालय हो। बनारस में तो अगर मैं कहूँ कि अगर ढंग से अगर घूमे बनारस व्यक्ति तो हफ्तों कम पड़ जाएगा और पूरा नहीं घूम पाएगा। तो मेरा बस ये है कि आप लोग बनारस को बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अपनी आँखों से, अपनी वाणी से सुनाते हैं, दिखाते हैं, तो कितना अच्छी तरीके से सुनाएं, कितनी अच्छी तरीके से दिखाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई बाहर से आया व्यक्ति हमारे बारे में एक अच्छी छवि लेकर के जाए कि भाई मैं मिस्टर एक्स से मिला था और उन्होंने बनारस के बारे में मुझे जो चीज़ें बताई वो चीज़ें बड़ी प्रमाणिक थीं, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क न खड़ा कर सके, ये ना कर सके अरे यार। जो होता क्या है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो गूगल बाबा से एक ज्ञान लेके जाते हैं। हर आदमी, जैसे हम भी टूर प्लान करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो गूगल बाबा को सर्च करते हैं कि बाबा जी बताइए कि कौन कौन जगह घूमने लायक है। तो बाबा जी से 5 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन का एक डिस्क्रिप्शन, 60 डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो वो 60 डिस्क्रिप्शन तो हर पर्यटक के पास रखता है। अब हमको उस 8 लाइन से अधिक और अच्छी प्रमाणिक चीज़ें अगर प्रस्तुत करेंगे तभी उसको लगेगा कि उसने कुछ आपसे जाना। अन्यथा की स्थिति में जैसे प्राय हम लोग भी जाते हैं ना, अरे आप क्या हमको बताओगे, ये तो हमको पता ही है। प्राय हम लोग भी कह देते हैं, आप भी बाहर जाते होंगे तो कहते ही होंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से आग्रह है कि उस चीज़ को और बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट करिए, जिससे कि हमारे कल्चर को, सिर्फ वो उस वस्तु जगह घूमा है, सिर्फ उस जगह की यादें लेके ना जाएं, हमारी संस्कृति की यादें लेके जाए, हमारी हॉस्पिटैलिटी की यादें लेके जाए और उस गूढ़ ज्ञान को लेके जाए जो संभवतः गूगल बाबा न दे पाते हो। और इसीलिए अशोकानंद जी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और आप सभी गुणीजनों के बीच में पाकर के मैं भी अपने को धन्य महसूस कर रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और इसी के साथ मैं आप सभी का एक बार पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरी वाणी से कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा मांगता हूँ और आप सभी में विद्यमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।